नमस्कार, मैं हूँ रचना सिम्वाल। तस्वीरें देख रही हैं हरियाणा के करनाल से। बोलूँगा नहीं तो सुनूँगा कैसे, सुनूँगा नहीं तो बोलूँगा कैसे। आप सभी समझ सकते हैं कि जो लोग बोल नहीं पाते हैं या सुन नहीं पाते हैं, उनको कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब मॉडर्न ज़माने में, साइंस के ज़माने में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसी नई-नई टेक्नीक्स आ गई हैं, जिनकी वजह से जो पेशेंट्स हैं, उनको फ़ायदा हो सकता है। वो चाहे तो अब सुन भी सकते हैं और अगर बोलना चाहें तो बोल भी सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट कराया जा सकता है अगर पेरेंट्स इस बारे में अवेयर हों। आँखों की अगर बात करूँ तो आँखों के इलाज के लिए हर कोई डॉक्टर के पास जाता है, हर किसी को पता है कि चश्मा लगवा सकते हैं, लेंस लगवा सकते हैं। लेकिन अगर कानों की बात की जाए, जो बच्चे या जो एडल्ट्स हैं वो सुन नहीं पाते हैं, उसके इलाज के लिए लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, जिसको लेकर आज हम करनाल पहुँचे हैं। यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, वो ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन-सा ट्रीटमेंट होता है जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो सुन पाते हैं, क्योंकि सुनना और बोलना दोनों का आपस में एक मेल होता है। अगर बच्चा सुन नहीं पाएगा तो आखिर वो बोल कैसे पाएगा। आप सभी को बता दूं कि भारत में तकरीबन 26 करोड़ के ऐसे लोग हैं जो सुन नहीं पाते हैं। आप सोचिए, अगर लोग अवेयर हो जाएंगे इस बारे में कि वो सुन भी सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं, तो कितने बच्चे हैं और कितने एडल्ट्स हैं जो अपना ट्रीटमेंट करा कर सुन सकते हैं और ये जो 26 करोड़ की जो संख्या है ये कम हो सकती है। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं, डॉक्टर से बातचीत कराते हैं। आप लोगों से यही अपील रहेगी कि वीडियो में हमारे साथ बने रहें और वीडियो को शेयर भी अवश्य करें। तो मैं चाहूँगा कि अगर फादर उसके बात करें तो ज़्यादा अच्छा है इस बारे में, डिटेल्स में कि क्या हुआ इसके साथ। तो इसका इम्प्लांट हम लोग ने अभी 1.5 महीना पहले किया था और 1 महीने बाद स्विच ऑन। ये मेरा बेटा है, जब से हुआ है इसको बाईपास जैसे कान नहीं था, तो हमें उसी टाइम पता लग गया था कि ये सुन नहीं पाएगा। और कुछ टाइम बाद शायद उसके दिवाली थी, दिवाली पे भी ये सोता रहा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा जैसे बम पटाखे वगैरह कुछ भी बजे हैं। तो इसके बाद मैं इसको आरबीआई लेके गया था। उसके बाद फिर मैं पीजीआई में भी इलाज करवाया है। जब ये 5 साल का था तो वहाँ पे इसकी एक सर्जरी हुई थी राइट साइड में। तो उसके बाद इसको फिर भी मतलब कोई इम्प्रूवमेंट कुछ खास हुआ नहीं है। कुछ टाइम बाद वो होल फिर से बंद हो गया। फिर ये 9 ईयर का था, उस टाइम मैंने इसकी जो सर्जरी करवाई थी वो मेदांता में करवाई थी। तो मेदांता में भी इसकी राइट कैनल की हुई थी, तो वो भी कुछ टाइम बाद फेल हो गई थी। तो फिर डॉक्टर साहब ने इसके कान बनाने के लिए सर्जरी करवाई थी। मैं 4 सर्जरी आज तक करवा चुका हूँ, ये 5th सर्जरी है वैसे। तो फिर मैं लास्ट ईयर डॉक्टर साहब से मिला तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी एक नई जो OCI2 करके आई है, उसके थ्रू बच्चे को फर्क लग सकता है। फिर डॉक्टर साहब ने कुछ टेस्ट वेस्ट भी किए थे और मशीन का एक ट्रायल भी दिया मुझे। तो मुझे मशीन बहुत अच्छी लगी उस टाइम की मुझे। हाँ, तो उसके बारे में फिर मैंने फोर्टिस में भी थोड़ा गया कि पता किया कि मशीन कैसे की, सेकंड ओपिनियन के लिए। और मुझे मशीन का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैं डॉक्टर साहब ने ही मुझे बताया था और मुझे डॉक्टर साहब के पास अच्छा भी लग रहा था और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो सर्जरी की है बेटे की और उसके बाद भी केयरिंग पूरी कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा कि, और उसके बाद जैसे डॉक्टर साहब अभी दिखा रहे थे वीडियो की, जब पहली बार सुनता है तो शायद रोता है। तो जब ये हुआ था शायद मुझे रोना नहीं आया था कि हाँ ठीक है कैसा हुआ है। पर जिस जिस टाइम इसने पहली बार सुना था तो मुझे जरूर लगा था कि आंसू आ रहे हैं। थैंक्स। Keadaannya ke penting dokter ada di penting tidak बहुत खोल बोलोगी। अच्छा, आपकी मशीन कैसा लग रहा है आपको? penting tidak tidak आपको हमारी बात सुन रही है? आप हमसे बात कर सकते हैं? बोलो कुछ भी। पूरा नाम बता दो अपना। नाम, आपका नाम? papan penting lagi keadaannya ke penting lagi nah pelajaran konsen वो अभी ये कह रहा है कि मैं मैम से ट्यूशन पढ़ूंगा और डॉक्टर साहब ने मुझे मशीन लगाई है और मुझे इस तरह से कहना चाह रहा है ये थोड़ा। जब पहली बार आपने कोई भी आवाज़ सुनी तो आपको कैसा लगा? कैसा लगा था आपको जब मशीन लगी? अच्छा लगता है वो सुनने में कैसा आभास हुआ, यानी क्या लग रहा था जब आपने पहली आवाज़ सुनी?
तो आपको कैसा लग रहा था, कुछ समझ आ रहा था, या आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा था? जब मशीन लगी थी तो कैसा लगा आपको? मैम आप थोड़ा एक्सप्लेन करो, आप थोड़ा ज़्यादा बेटर। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि ये ना पिछले इतने सालों से नहीं सुन रहा था, तो एकदम से जब मशीन बच्चा लगाता है तो उसको आवाज़ आती तो है बट लफ्ज़ समझ नहीं आते, तो उसके लिए थेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट एक वाइटल रोल प्ले करता है, तो जिसमें समझने की और सुनने की और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का टाइम चाहिए होता है बच्चे को। अगर हम बच्चे को ये एक्सपेक्टेशंस दे कि हमने ऑपरेशन करा लिया जी और मशीन लग गई और उसके बाद एकदम से बच्चा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा, वो नहीं होता, क्योंकि उतना टाइम चाहिए ब्रेन में प्रोसेसिंग करने के लिए। तो इसीलिए अभी ये सिर्फ सबकी बातें सुन रहा है, समझ रहा है, वो सबसे बड़ा पॉइंट है। एंड एज अ थेरेपिस्ट मैं ये बोलूँगी कि जैसे थोड़ा टाइम इसको चाहिए ट्रेनिंग के लिए एंड उस चीज़ को पिक करके दूसरों को बताने के लिए। थैंक यू। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जब एक न्यूबॉर्न पैदा होता है उसकी वॉइस बनती है उसके सुनने से। जो वो सुनता है वो सीखता है। जब वो नहीं सुनेगा तो उसकी कोई वॉइस नहीं बनती, वो बोलता नहीं है, चाहे स्पीच उसकी नॉर्मल हो फिर भी वो नहीं बोल पाता क्योंकि वो सुन नहीं पाता। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट रोल है हियरिंग असेसमेंट का हमारे जितने भी न्यूबॉर्न्स पैदा हो रहे हैं। तो आज अगर हमें ऐसा लग रहा है कि वो तो बोल ही नहीं पा रहा है तो शायद सर्जरी सक्सेसफुल नहीं है, ऐसा नहीं है। सर्जरी का मेन एम वो सुन ले, वोकैबुलरी उसकी बन जाएगी, जैसे जैसे वो सुनेगा वैसे वैसे वो और सीखेगा। ये एक तरीके से एक नई भाषा को सीखने जैसा यस डेफिनेटली। अगर हमारे को कोई इस समय फ्रेंच आके बोलने लगे हमें नहीं समझ आएगी, जर्मन नहीं समझ आएगी, हम ऐसे ही मुंह खड़े रहेंगे कि सामने वाला क्या बोल रहा है। उसके लिए ऐसा ही हो रहा है इस समय। यस यस। बट वो इम्प्लांट नहीं होगा ना, वो उसका जवाब डॉक्टर खन्ना ज़्यादा अच्छा देंगे आई थिंक। तो एज ए पेडियाट्रिशियन हम यही कहना चाहेंगे कि नियोनेटल स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ना उस आवाज को कैच करके वो अंदर इसमें कंसंट्रेट करता है साउंड वेव्स को, जो हमारा सुराख है कान का, उसके साथ फिर जो नसें होती हैं उससे हम लोग जो है ब्रेन तक ट्रांसमिशन जाता है साउंड वेव्स का। फिर हम सुनते तो अल्टीमेटली या जो भी काम कर रहे हैं ब्रेन से कर रहे हैं, दिमाग से करते हैं। तो सुनने का, देखने का या हरकत या हाथ पैर हिलाने का सारा काम ब्रेन करता है। ये तो सब जरिया है। तो जरिया अगर कहीं पे भी बीच में लॉस हो जाएगा तो हमको सुनाई नहीं देगा। दूसरी चीज, जो उसका ऑपरेशन हुआ था, कोशिश करी गई थी कि सुराग बन जाए तो हियरिंग एड लग जाए, तो वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद इसको बच्चे को इन्फेक्शन हो गया, बड़ी मुश्किल से उसका इन्फेक्शन ठीक हुआ। तो अल्टीमेटली पेरेंट्स को भी नहीं पता लग रहा था कि करा क्या जाए। और एक तरह से ये ऊपर वाले की देन है या बच्चे का लक कह लें, हम लोग किस्मत कह लें, कि लास्ट ईयर ही ये इम्प्लांट आया जिसको हम लोग ऑसिया इम्प्लांट कहते हैं। और ये भी ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जिन्होंने ये बनाया। इसका टेक्निक, जो टेक्नोलॉजी है वो है पीजो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, जिसमें इसी इम्प्लांट में साउंड के वाइब्रेशंस हिलते हैं और वो बोन में इम्प्लांट होता है। बोन जो है एक कंडक्शन मैकेनिज्म पैदा करती है जो हम लोग नर्व्स तक पहुंचाती है। वो बोन जो स्कल बोन है वो डायरेक्ट उस बोन में साउंड पहुंचाती है जहां से हमारा अंदरूनी कान शुरू होता है और नसें वहां से बन के निकलती है। ये वाले काम खत्म हो गया, इसको बाईपास कर दिया, कान के पर्दे को बाईपास कर दिया, कान की सुनने की हड्डियों को बाईपास कर दिया हम लोग। तो खाली स्कल बोन से ये सुन रहा है। तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी है। अराउंड 10 इयर्स हम लोग इम्प्लांट की लाइफ के तो अनलिमिटेड है, अनलेस अनटिल कोई चोट ना लग जाए, बाहरी गिर ना जाए बच्चा, तो बाहर से कोई चोट ना लग जाए, वो क्रैक ना हो जाए अंदर से, या फ्रैक्चर ना हो जाए जहां पे उसको फिक्स करा गया। तो ये प्रिकॉशंस तो लेनी पड़ती है और पेरेंट्स को और बच्चे को भी समझाना पड़ता है कि भाई आपने गिरना नहीं है, चोट नहीं लगनी चाहिए, कोई एक्सीडेंट ना हो। इसकी मैं कहता हूँ इसका जो लाइफ है इम्प्लांट की वो अनलिमिटेड है, अनलेस अनटिल कोई टेक्नोलॉजिकली या कोई चोट की वजह से नुकसान ना हुआ। एक जो इम्प्लांट करने के लिए जो पेशेंट होता है उसकी एज क्राइटेरिया कोई नहीं। हम लोग शुरू पैदा होने के बच्चे के बाद, मतलब रफली एक समझ लो 10-12 महीने के बच्चे से लेकर हम बुजुर्गों में लगा सकते हैं। और ये एक तरह से एडल्ट्स में भी यूज किया जाता है। और बुजुर्गों में हम लोग हियरिंग एड लगा देते हैं।
लेकिन हियरिंग एड का काम होता है एम्पलीफाई करना। जैसे हम माइक से स्पीकर में बोल रहे हैं तो ये वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, ऐसे ही हियरिंग एड बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे को शब्द समझ नहीं आते हैं, जिसको हम लोग स्पीच डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, अगर वो समझ नहीं आते हैं तो हमको ये इम्प्लांट करना चाहिए उन बुजुर्गों में भी जिनको शब्द समझ नहीं आ रहे या हियरिंग एड से फायदा नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब खर्च की बात कर रहे थे, खर्चा कीमत कितनी है? चार्जेस अराउंड 7.5 पौने 8 लाख का बेसिक इम्प्लांट पैकेज पड़ता है और ये 18-20 लाख तक जा सकता है अगर अफोर्डेबिलिटी है।